कि जब मैं चीफ जस्टिस था तो 2-4 नाम ऐसे आए कि जिनकी मुद्दत मियाद खत्म होने वाली थी, तो हमारे मुल्क में शहादत ही कोई सही नहीं देता, झूठे हैं हम लोग। बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि जो फैसले जितने भी होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कोई फैसला जो है वो रिकॉर्ड के खिलाफ हुआ। सही कह रहे हैं। और रिकॉर्ड को बनाने में ना हाई कोर्ट का कसूर है ना सुप्रीम कोर्ट का कसूर। अच्छा, तो ये बड़ा हैरान होना है कि आपको बेनज़ीर भुट्टो के दौर में यहाँ से लाहौर के चीफ जस्टिस जो है, लाहौर हाई कोर्ट या दीगर जो है सूबों की हाई कोर्ट्स उनके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया, वो क्या मामला है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, अब कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन लाके आपको दिखाऊं या फैसला जबानी बनाने कि जब हाई कोर्ट के जज की असामी खाली हो तो उसके 2 तरीके हैं, या तो उसको पुर कर दिया जाए और या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस लगा दिया जाए, और उस आइन के उस रूल के तहत मुझे चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। आपको ही क्यों? तो वो समझती हूँ कि मेरिट में मैं ही इस काबिल हूँ। अच्छा, वो चीफ जस्टिस से पूछा उन्होंने? नहीं, उसके ये है कि वो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए चीफ जस्टिस से पूछना ही पड़ता। अच्छा। हाँ, उसकी इंटरेस्टिंग मैं बात बता दूँ कि मेरा बहुत ताल्लुक था अपने सजाद अली शाह साहब से, अल्लाह उन्हें की रहमत करे। तो जब मैं चीफ, पहले तो आप ये पूछे कि मैं जज बना कैसे, सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बना, हाई कोर्ट का तो छोड़ दे, वो भी आपको बता दूंगा बाद में कैसे हुआ, वो अल्लाह के काम है ये। हाई कोर्ट का जज में ऐसे बना कि जिन्होंने जस्टिस शमीम हुसैन कादी साहब तशरीफ लाए तो इनके इरशाद में तुम्हें चीफ जस्टिस, तुम्हें मैं हाई कोर्ट का जज देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हारा नाम भेज रहा हूँ दिल्ली के लिए, आपका इख्तियार है। तो मैं इस पर वहाँ जज बन गया, मैं, उन्होंने बनाया मुझे। बल्कि मेरा जब रिकमेंडेशन की, उस जमाने में रिकमेंडेशन का तरीका ये था कि इनिशिएट करता था चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, फिर वो जाता था गवर्नर के पास, फिर वो जाता था चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास, फिर वो जाता था प्रेसिडेंट के पास, या जब प्राइम मिनिस्टर था तो पहले प्राइम मिनिस्टर उसकी सिफारिश करके फिर प्रेसिडेंट के पास जाता था। तो मेरा नाम जब इनिशिएट हुआ, और आमतौर पर ये होता था कि जो भी नाम इनिशिएट करे चीफ जस्टिस कंसर्न, वो हो जाते थे नाम। तो मेरा नाम जब इनिशिएट हुआ, उस जमाने में जनरल आरिफ उसको प्रोसेस कर देते, तो उन्होंने फाइल पे लिखा कि क्योंकि मेरा रिश्तेदार है, मैं इस केस को प्रोसेस नहीं करूंगा, आप इसकी तहकीकात खुद करवाएं इंडिपेंडेंटली। तो 1.5 साल तक वो मेरा मामला जो है पेंडिंग रहा, और 1.5 साल पूरी तहकीकात करने के बाद मुझे हाई कोर्ट का जज बनाया। अच्छा, तो आपने कितने लोगों को रिकमेंड किया जो चीफ जस्टिस बने या जज बने? बात यह है कि जब मैं चीफ जस्टिस बना, उस वक्त भी तरीका ये था कि पहले इनिशिएट करे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुद कोई इख्तियार नहीं था कि अपने बंदे को नॉमिनेट कर दे। पहले चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इनिशिएट करे, उसके बाद फिर उसको गवर्नर रिकमेंड करे, गवर्नर के बाद मेरे पास आए। अलबत्ता मैंने ये जरूर किया कि जब मैं चीफ जस्टिस था तो 2-4 नाम ऐसे आए कि जिनकी मुद्दत मियाद खत्म होने वाली थी। वो रिटायर्ड कोई सेशन जज था या कोई वकील था, तो ज़माने में 60 ईयर्स थी एज, या 62 ईयर्स थी, शायद 60 ईयर्स थी, 62 हो गई थी। तो कोई 60 साल की उम्र में चीफ जस्टिस ने उसको अपॉइंट कर दिया, रिकमेंड किया। तो मैंने उस पर नोट लिखा कि इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, अगर आप किसी को हाई कोर्ट में लगा रहे हैं तो कम से कम 4-5 साल तो उसके हों, कुछ वो खिदमत कर सके, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता। तो मैं 4-5 बंदों को मैंने निकाला। अच्छा जी खान साहब, सवाल अपने जगह रह गया सर कि वो कौन से खुश नसीब थे और खुशकिस्मत थे जिनको आपने रिकमेंड किया और वो नामवर हुए? नहीं, देखिए, मैं पहले भी अर्ज कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस उस जमाने में तो मेडियोकर ही थे सारे, ऐसा कोई नामवर हस्ती तो नहीं थी। या नामवर बन गया हो तो नहीं, नामवर वो इतनी जल्दी कहाँ नामवर बने। बात भी है कि एक जो था वो मैंने उसको रिकमेंड नहीं किया था,
इफ्तिखार चौधरी जो थे, जी जी जब मैं चीफ जस्टिस था तो बेंच खाली हो गया। जब हमने वोट दिया तो 5-6 जजेस रह गए थे, तो उसको फिल इन करना था। जी तो मैंने सोचा कि देखिए कोई ऐसा मसला ना हो कि कोई उंगली उठाए और किसी किस्म की फेवरेटिज्म ना हो। तो मैंने उसूली तौर पे ये तय किया कि हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं सुप्रीम कोर्ट में ले आता हूँ। तो उनमें इफ्तिखार चौधरी भी थे, नामी गिरामी, जी जी और इस तरह जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको भी मैं ले आया। जो पेशावर हाई कोर्ट जो थे उनको भी मैं ले आया, और वो अच्छे थे, शोहरत वाले थे सारे लोग। जिन्हें आप सुप्रीम कोर्ट में ले आए। उनको मैं सुप्रीम कोर्ट में ले आया। तो हाई कोर्ट में तो इनिशिएट करना होता है हाई कोर्ट के जजेस ने, सही। तो उनमें से मैंने कई लोग ड्रॉप किए, 4-5 लोग। जब आपने जैसे इफ्तिखार साहब को लाए, तो इफ्तिखार साहब क्या आ चुके थे किसी कोर्ट, हाँ जी, किसी जगह? इफ्तिखार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई हाँ, मैं कोर्ट। वही अच्छा, उनको मुझसे बहुत ग्रीवेंस थी, जी हाँ क्योंकि वो जब चीफ जस्टिस थे बने तो उस जमाने में उनके वो, अगर वो चीफ जस्टिस बनते तो 7-8 साल बनते, 7 साल बनते, तो उनके साथ उनको वोट दिया था 2 घंटे पहले, क्योंकि वो जल्दी आ गए थे। और उसी दिन देर से तशरीफ लाए नादिम सिद्दीकी साहब, तो उनको देर से दिया। तो सोसाइटी में फर्क पड़ नहीं सिर्फ मैं आपसे अर्ज करता हूँ, तो उनकी ये रिप्रेजेंटेशन थी कि मैं सीनियरिटी में बड़ा हूँ, जी जी तो मेरी सीनियरिटी आप मुकर्रर करें और नादिम सिद्दीकी साहब को आप मुझसे जूनियर करें। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि देखें ये ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही दिन लगे हैं, तो रूल ये है कि जो एज में बड़ा हो और जो आपसे सीनियर हो तो वो सीनियर होंगे, आप जूनियर होंगे। लेकिन मैं आपकी रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट नहीं करता, तो बेहतर यह है कि आप फाइल ही ना करें, क्योंकि मैं इसको नहीं मानूंगा। ये मुसल्लम असूल है। उनके दिल में इसकी बड़ी रंजिश थी और वो बोल नहीं सकते थे आगे चीफ जस्टिस के आगे उस वक्त। और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जब उनके मेरी रिटायरमेंट में 2-3 हफ्ते रह गए, तो फिर वो तशरीफ लाए कि मेरे फ्यूचर का मामला है, तो मैं रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप 100 दफ़ा करें। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन कर दी, मैंने उस पर फैसला कोई नहीं किया, तो मैं फैसला पहले सुना चुका था। तो बाद में मेरे जो पेशवा आए उन्होंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उनको ये ग्रीवेंस थी शुरू से कि मेरे साथ ज्यादती थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने वो उसूल पे फायदा किया, क्योंकि सीनियरिटी का रूल यही था। बिल्कुल। आज इतने साल गुजरने के बाद आप अदलिया तहरीक को जब देखते हैं और आजकल के वकीलों को जब देखते हैं, तो आपने तो बहुत इंसाफ किया, इंसाफ लोगों तक पहुँचाया। क्या लगता है आपको कि अदलिया का वो किरदार रह गया सोसाइटी में? देखें, बात ये है कि अदलिया का कोई भी काम नहीं कर सकती तब तक वकला उसका साथ ना दें। वकीलों का और अदलिया का चोरी दामन का साथ है। तो बदनसीबी से हमारे प्रोफेशन से, जो कायदे आज़म का प्रोफेशन था, ऐसे लोग आ गए कई जो रियल एस्टेट के थे। और फिर आपने ये भी देखा कि कई लोग ऐसे भी आ गए जिनकी डिग्रियां जारी थी। तो इस किस्म के लोग जब आ जाएं और फिर कोई डिसिप्लिन रहे तो फिर अदलिया क्या करेगी? नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल बजा। मतलब सर, जब जाली डिग्री के साथ एक वकील मुकदमा जीत जाता है, तो फिर डिग्री जाली तो ना हो सकती। नहीं, वो तो देखिए ना, मुकदमा जीत जाता जब इंकशाफ हो के जाली है, तब खराब होगा ना। वो मुकदमा तो जीता, कानून भी होता है, डिग्री भी वो देखा ना, वो एक मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एक थ्योरी है ना, उसकी लीगल थ्योरी है कि पास्ट एंड कोर्ट ट्रांजैक्शन। सही। अच्छा, वकीलों को तो होता है, आपने डिग्री की बात की, जो डिग्री डॉक्टर को जारी हो लेकिन वो कामयाब ऑपरेशन करे, उससे तो ये मुहावरा वहाँ पे आ जाए। नहीं, वो तो कहीं भी नहीं आता, वो चीज़ तो नहीं आती, आप तो ये है। चलिए हम आगे निकल के हम वापस जाते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम बने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ थी कि हम इस अदलिया के लिए मैं क्या करूँगा, वकला के लिए मैं क्या करूँगा, आवाम के लिए करूँगा? आपने किताब में जिक्र भी किया और आपने बहुत मदद भी की, बार की स्पेशली बार कॉर्पोरेशन की। देखिए, मेरी सबसे पहले दिन ये ख्वाहिश थी कि मैं कुछ बेवाओं के लिए करूँ, कुछ मैं यतीमों के लिए करूँ, कुछ मैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए करूँ, बेदखली के मुकदमा जो इतने से चले जाते हैं उनके लिए मैं करूँ, और एक्सपीडिशियस
डिस्पोजल के लिए कुछ करूँ। सही। चुनाचे हमने बड़ी स्ट्रेटजी बनाई और दिन रात काम किया। और मैं अपने मुंह से ये नहीं कहूँगा, आप स्टेटिस्टिक्स निकाल के देख लें कि हमारे ज़माने में यानी आउटस्टैंडिंग डिस्पोजल हुआ, हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे किया, देखे ना, अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं करप्शन है तो सारे माशरे हाँ, सोसाइटी में ऐसे कोई मुबर्रा नहीं। अच्छा, अब देखें, अब 20 बंदे आपके पास काम कर रहे हैं, अज्यूमिंग फर्स्ट कर लीजिए कि वो 20 करप्ट है, तो फिर आप उसकी रिप्लेसमेंट करके कोई और काम चलाएंगे ना, तो रिप्लेसमेंट आप कर नहीं सकते। 20 आदमियों को कैसे निकालें, निज़ाम खराब हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको सबको बुलाया, मैंने एक मीटिंग कॉल की एज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, और मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस को तलब किया। मैंने कहा देखिए ये अदारा खत्म हो रहा है और आपके इख्तियार में है कि आप इसको खत्म करना चाहते हैं या चाहते हैं कि और ये तरक्की करे, तो आप मेहरबानी करें। 2 लफ्ज़ मैंने कहा, आप मेहरबानी करें, आप काम करें और सही काम करें। और सही काम करें। उस जमाने में इतनी ज्यादा शिकायतें नहीं आई। फिर ये एक मेरा एक तरीका था, वो डरते थे सारे बड़े मुझसे कि मैं क्या करता था। मसला आज देखिए तारीख है 12 अक्टूबर है, तो मैं कहता था कि 1 अक्टूबर को जो कॉज लिस्ट है वो निकालिए और इनसे रिपोर्टें लें कि 1 अक्टूबर को आपने क्या क्या काम किया, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। अच्छा। कि कितनी शहादतें हुई, कितनी बहसें हुई, कितनी तारीख हुई, और सेशन जज जो है उसकी तस्दीक करे, उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। तो किसी को जरूरत नहीं हुई कि वो गलत बयानी करे, काम को बेहतर तरीके से करने का एक उसको दे सकते हैं। अच्छा सर, बात हम किताब के हवाले से कर रहे थे कि आपकी किताब की तकरीब के साथ में गुलजार साहब भी और बहुत अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और इस वक्त के हालात में उनसे बड़ी उम्मीदें रखी जा रही हैं कि कब कोई ऐसा काम कर जाए जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो सीधी राह पे आ जाए और जो करप्ट लोग हैं वो खत्म हो जाए। हालिया दिन में आपने कुछ इकदाम भी हुए और एक जो ताज़ा तरीन उन्होंने फैसला सुनाया है, ये भी अपना तखरीबकारी का जो खून में बच्चों के साथ हुआ, तो उन्होंने कुछ लोगों को नॉमिनेट भी किया उसके लिए। आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ मुस्बत तब्दीली आएगी उस फैसले से? देखिए, ये एक सबजुडिस मामला है और हैसियत एक साबिक चीफ जस्टिस के ये मुनासिब नहीं लगता कि उस पर मैं कोई इज़हार ख्याल करूँ। और सुने, वो इज़हार ख्याल हो गया ना इसी तरह ना। अभी जो मैटर है, अब ये देखिए कि हुकूमत क्या जवाब देती है। 4 हफ्तों के अंदर उन्होंने अपना जवाब देना है, और फैसला जब हो जाए तो उसके बाद ही कहा जा सकता है। क्या जस्टिस साहब तारीख में अपना नाम बना जाएंगे? ये तो फिर जब वक्त आएगा तब अभी पता लगेगा ना। आज अच्छे काम करते हैं, कल आप क्या काम करते हैं, तो तारीख का तो उस वक्त पता लगेगा। देखिए, आपने तारीख बनाई थी, जब वो जनवरी में रिटायर होंगे तो फिर पता लगेगा कि तारीख बना गया कि नहीं बना गया। सही। इसका मतलब है कि असल में हम तारीख बनाने में लगे रहे हैं सर, तारीख बनी क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि हम तारीख में लगे। अच्छा, आपका ख्याल है कि तारीख में नहीं, तारीख में लगे। अच्छा जी, ये भी किताब, इसमें बहुत से लोगों ने इसके ऊपर तबसरा किया है, अपनी राय दी है। इसमें से एक सईद आसिफ साहब ने लिखा है। सईद आसिफ साहब पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, वकील हैं वो, लेकिन उन्होंने वकालत पेशा इख्तियार नहीं किया, सहाफ़त में आ गए, नवाब वक्त के एडिटर हैं, माइन्यूटली चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, तो उनका किताब ये पढ़ने से पहले उनका नज़रिया कुछ और था। जनाब ये जस्टिस साहब के जो फैसले हैं, ख़ास तौर पे ज़फ़र अली शाह वाला जो केस था उस मामले में, लेकिन इस किताब का पढ़ने के बाद सईद आसिफ साहब ने एक आर्टिकल लिखा, उसका उन्वान ये है, नज़रिया ज़रूरत को पहला डेंट डालने वाले जस्टिस इरशाद हसन खान। आप क्या समझते हैं कि आसिफ साहब की राय कैसे तब्दील हो गई? देखिए, बदनसीबी से आसिफ साहब तो माशाल्लाह एक बड़े साफ़ी हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। हमारे मुल्क में कोई भी मुताला नहीं करता, और जितने क्रिटिसिज्म होते हैं बगैर पढ़े लिखे होते हैं। मुकर्रा नहीं पढ़ते, बहुत से लोग नहीं पढ़ते और जजमेंट अपनी दे देते हैं। उनका फैसला इसी तब्दील हुआ कि ज़फ़र अली शाह केस जो था ये मुनफरिद है मुनीर के केस से, और जो केस था इसका नाम क्या,
नुसरत भुट्टो केस। नुसरत भुट्टो केस से, कि उन्होंने उनमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, एक जनरल ऑर्डर कर दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करें, और आपने देख लिया उसमें क्या हुआ। ये इस लिहाज से भी मुनफरद था कि हमने उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम देख दिया, ना कि टाइम फ्रेम दिया, बल्कि कहा कि आपको जो हम वैलिडिटी दे रहे हैं वो उससे कनेक्टेड है। अगर आप इलेक्शंस नहीं करवाते तो फिर आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई और आप डायरेक्शन वापस जाए। और हमने जो ये फैसला किया उससे जमहूरियत बहाल हुई। देखिए कितने कितने साल बाद की, देखे ना, जमहूरियत में कई नकायस हैं, गुड गवर्नेंस की वजह से नहीं है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कितनी इलेक्शन हुई उससे लेके आज तक, और बगैर किसी कत्ल गारत के, बगैर किसी फतवात के। तो ये तो एक बड़ा, इसलिए नहीं कि फैसला मैंने किया, बल्कि 17 जजेस और भी थे मेरे साथ, 16 जजेस और भी थे, ये 10 जजेस और भी थे, 11-12 जजेस का ये फैसला था। तो इस लिहाज से ये मुफत था कि इससे जमहूरियत बहुत मजबूत हुई, इससे जमहूरियत की बहाली हुई, इससे मिलिट्री कोर्ट्स को बनने से रोका गया, इससे सियासतदानों को कोड़े मारने से रोका गया। इस वक्त जो एक बड़ा फैसला है कि करप्शन के खिलाफ बहुत सारे मुकदमा मुख्तलिफ अदालतों में हैं, खा वो नैब की अदालतें हों, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और कुछ मामला में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुनाया। जब वो फैसला सुना दिया गया तो वो फैसला करप्शन के हवाले से नहीं था, किसी और हवाले से था। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आपने इतना अर्सा गुजारा अदलिया के साथ, आप वकील भी रहे, नामवर वकील रहे, क्या कोई करप्शन का ऐसा केस आप बता सकते हैं जिसके बाद पाकिस्तान में सोचा जाए कि यार उस फैसले की नज़ीर दी जाए ताकि करप्शन खत्म हो जाए? फैसले तो कई हैं, कोई किसी एक का जिक्र कर दीजिए। फैसले तो कई निशान मंजिल के लिए, हाँ जी, निशान मंजिल के लिए तो हमें नजर नहीं आते। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, और ये हमारा अलमिया नहीं है, ये भारत का अलमिया भी है कि कोई करप्शन के हवाले से और कोई सियासत के हवाले से कोई फैसला नहीं है। देखिए करप्शन के हवाले से फैसले तो कई किए। अब ये देख लीजिएगा ना कि अब ये पॉलिटिकल केसेस जो होते रहे, ये अलमिया है सर कि सियासत और करप्शन में फर्क है। हाँ बहुत फर्क है, सही है। और कोई हमें ऐसा बता दे सियासी लीडर जिसने करप्शन ना की हो, हम ये नहीं कहते की है, कम अज कम अदालत कहे कि आप क्यों इस पर इल्जाम लगा रहे हैं करप्शन, या अदालत बता दे भाई करप्शन ये है। और आपने खुद कहा कि कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो करप्शन के जुमरे में आता है, लेकिन आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। ठीक है, जब एक बड़ा बिजनेसमैन काम करता है, कहता है 20% नुकसान होगा ही होगा, तो वकील ये कहता है कि इंसाफ मिलता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी शख्स को शक की बिना पे सजा दे। अगर शक की बिना पे सजा नहीं दी जा सकती तो शक की बिना पे करप्शन जायज कैसे हो सकती है? बस मेरा ये सवाल है आज की अदलिया से। नहीं, करप्शन तो कभी भी जायज नहीं, नहीं, मगर जब शक पड़ जाए कि ये करप्शन है या नहीं तो फायदा किसको होगा सर? एक्यूज को खत्म हो जाती है। इसका मतलब करप्शन थी लेकिन फायदा एक्यूज को हुआ। नहीं, वो तो नहीं, उसके ये नहीं, उसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड साबित नहीं कर सकता कि करप्शन है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये नहीं, रिकॉर्ड से ये साबित नहीं होता। और करप्शन की खराबी ये है कि करप्शन का अमल जो हुआ सोसाइटी के अंदर, जिसको देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट कोई करप्शन का मुकदमा है तो उनको तो वही तो कोई नादर नहीं होती कि इसको आप फांसी दे देंगे, उसको सजा देंगे। बिल्कुल। तो ये फैसले किस बुनियाद पे होते हैं? शहादतों पे। तो हमारे मुल्क पे शहादत ही कोई सही नहीं देता, झूठे हम लोग। बिल्कुल सही। तफ्तीश सही नहीं होती, सही। तो फिर जजेस ने तो वही फैसला करना जो नजर आता है। फिर जहाँ तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, दे आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वो चाहते तो नहीं ना कर्म मत करें, वो तो आती है, उनके पास तो जो चीज आएगी उसके फैसले पर देंगे। तो वो जो फैसला, वो कोई फैसला आप मुझे ऐसा बता दें कि जो उन्होंने गलत किया हो। नहीं सर, देखिए हम बात नहीं, मैं बिल्कुल हम फैसले को गलत नहीं मैं और कर रहा हूँ कि बात ये है कि वो तो कोई फैसला जो करप्शन का हो, जो उनके पास आए, उन्होंने फाइल के बगैर दिया हो, रिकॉर्ड के बगैर दिया, तो आप मुझे पकड़ दें। सर देखें वो तो फैसला हो ही नहीं सकता। हाँ तो फिर उसमें तो फिर उसको आप उनको देखें ना, फिर आप उनको मुजरिम गिरफ्तार नहीं कर। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो देखें ना उसमें स्टेक होल्डर्स कौन है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन, वो तफ्तीशी सही नहीं करती। आप आज देख रहे हैं आज क्या आ रहा है, वो तफ्तीशी सही नहीं करती। उसके बाद फिर गवाह, वो सच्चा गवाह आता ही नहीं। उसके बाद वकील,
जज साहब उनका तो बाद में आया ना जी। तो मेन चीज तो क्या है, शहादत देने के लिए कोई तैयार नहीं। आपकी बात बहुत बहुत सही है सर। उनका होता यह है कि शहादत होती है, आप देखते हैं एक शख्स किस गिलास में पिया है, वो गिलास में ऐसी चीज़ थी जो काबिल गिरफ्त है, लेकिन आप बतौर शहादत चीफ जस्टिस की बात माने नहीं जाती। नहीं, लेकिन आप शहादत दी नहीं जाती। चीफ जस्टिस ने देख के कहा इसमें क्या है। एक मुकदमा कराची में ऐसा हुआ, एक सियासी लीडर अस्पताल में था और एक ऐसी चीज, हाँ, शहद और शराब, शहद बताया गया शराब को, लेकिन अखलाकी जुर्रत किसी के पास नहीं थी। बहरहाल अच्छा लगा आपके पास आया, और ये ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने हमें बर्दाश्त किया इतना अर्सा। नहीं, ये तो आपकी बात सही है। आप देखें ना, एक इनफरादी गलती किसी से होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि जो फैसले जितने भी होते हैं, आप ये नहीं कह सकते कोई फैसला जो है वो रिकॉर्ड के खिलाफ हुआ। सही कह रहे हैं। और रिकॉर्ड को बनाने में ना हाई कोर्ट का कसूर है ना सुप्रीम कोर्ट का कसूर, वो तो लोग जुडिशरी, और उस लोग जुडिशरी का भी नहीं, उसमें भी इस्तगासा आ गया, उसमें गवाह आ गए, उसमें वकील आ गए। जब बादशाह ही देखे ना, हम भी इस बादशाह का हिस्सा है सर, सारे नहीं बादशाह ही करते हैं आप क्या। नाजरीन, ये हमारी गुफ्तगू थी जनाब जैसर इरशाद हसन खान साहब के साथ। इनसे बहुत सी बातें पूछने वाली रह गई, क्योंकि ये फ़ाल हो गए थे, बिल्कुल मुस्तैद थे। अयूब खान के दौर में अयूब खान के साथ इनकी मुलाकातें हैं, गवर्नर कालाबाग के साथ मुलाकातें हैं, और उसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर भी इन्होंने देखा, जनरल ज़ियाउल हक का दौर देखा, मोहम्मद खान जिनेजो हुकूमत में ये किसी ओहदे पर रहे, और उसके बाद फिर एक तवील दास्तान है जस्टिस साहब के हवाले से। बहुत से वाक़यात इनके पास मौजूद हैं, एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके साथ अब हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह चंद दिनों में एक और ऐसा ही प्रोग्राम इनके साथ किया जाएगा। जनाब साजिद खान की इजाज़त के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।